मेरी बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो अमेंडमेंट है वो किस चैप्टर के अंदर है? एक्विजिशन ऑफ कंपनी बिजनेस या टेक ओवर, है ना। ये टेक ओवर चैप्टर सीएस प्रोफेशनल के अंदर, सीआर के अंदर है, सीएफएल कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग के अंदर भी है, और सीएस एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी लॉ के अंदर भी है। तो इसमें रेगुलेशन 5A अब इन्होंने पूरा का पूरा एक नया ही कर दिया है। अब उसको जरा ध्यान से सुनो आप। रेगुलेशन 5A क्या है? देखिए, रेगुलेशन 5A का जल्दी से हेडिंग बोलो आप लोग, जल्दी से रेगुलेशन 5A का हेडिंग बोलिए। और ये नोट्स मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिस टेलीग्राम चैनल का नाम है CSNKJ CS क्लासेस। आप जल्दी से उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, CSNKJ CS क्लासेस। उस पर एग्जैक्टली ये वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। तो एक मुझे लगता है 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, ये सारा का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जो मॉड्यूल फर्स्ट का अमेंडमेंट हुआ है वो भी, जो मॉड्यूल सेकंड का अमेंडमेंट हुआ है वो भी एग्जीक्यूटिव के अंदर, और जो CS प्रोफेशनल का होने जा रहा है, ये सब आपको मिल जाएगा ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज CSNKJ CS क्लासेस। ठीक है, चलिए, तो फिर से मैं एक बार बोल दूं, जो अमेंडमेंट हुआ है वो किस चैप्टर के अंदर हुआ है? एक्विजिशन ऑफ कंपनी या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस ऑफ अ कंपनी, दैट इज टेक ओवर, दैट इज टेक ओवर। पॉपुलर क्या है? टेक ओवर वर्ड पॉपुलर है, टेक ओवर चैप्टर। तो टेक ओवर चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली क्या है? अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट कहाँ है? रेगुलेशन नंबर 5A। रेगुलेशन नंबर 5A क्या है? जल्दी से एक बार आप टाइप करके बताइए। रेगुलेशन 5A डील्स विद द डी लिस्टिंग ऑफर। रेगुलेशन 5A डील्स विद द डी लिस्टिंग ऑफर। अब जरा ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले डी लिस्टिंग ऑफर की बात सेबी टेक ओवर कोड में कहां से आ गई, तो वो आप सुनो जरा ध्यान से। देखो, जैसे मालूम चला, आप जानते हैं, आप पूरा पढ़ चुके हैं आप टेक ओवर। एक पर्सन है एक्वायरर, वो किसी टारगेट लिस्टेड कंपनी का शेयर्स एक्वायर कर रहा है ना। अब देखिए, ये जो टारगेट कंपनी है दैट इज अ लिस्टेड कंपनी, और मान लीजिए लिस्टेड कंपनी के 100% शेयर्स हैं, 100% शेयर्स हैं। आपको मालूम होगा, अकॉर्डिंग टू SCRR सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल, है ना, उसके वजह से जो भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको, उनके यहाँ जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है, प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 75%, 75% से ज़्यादा नहीं। और जो पब्लिक होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग को आप एक और नाम से पुकार सकते हैं, दैट इज नॉन प्रोमोटर होल्डिंग। नॉन प्रोमोटर होल्डिंग वो कम से कम 25% होना चाहिए, है ना। तो ये मिनिमम है कि कम से कम 25% तो आपका नॉन प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए, है ना। अब जरा ध्यान से देखो आप, होता क्या है कि कभी कभी अक्वायरर जोश में आके टारगेट कंपनी का शेयर्स लेना स्टार्ट करता है इन ऑर्डर टू टेक ओवर दैट कंपनी, और वो करते करते सबसे पहले तो वो प्रोमोटर्स होल्डिंग के ऊपर अटैक करता है। मालूम चला उसने प्रोमोटर्स की होल्डिंग ले ली पूरी की पूरी 75%, और उसके बाद धीरे धीरे वो नॉन प्रोमोटर्स होल्डिंग की तरफ भी बढ़ता है। जहां वो नॉन प्रोमोटर होल्डिंग का थोड़ा सा भी परसेंटेज लिया, अब इस कंपनी के ऊपर डी लिस्टिंग का खतरा मंडराना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं, आप ये जो मैंने बताया SCRR के अंदर की 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, इसी को हम कंडीशन फॉर कॉन्टिन्यूअस लिस्टिंग भी कहते हैं। मगर अगर इसका मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी अगर लिस्टेड रहना चाहती है तो उसको कम से कम 25%, उसका 25% शेयर्स पब्लिक के पास होना चाहिए या नॉन प्रोमोटर होल्डिंग होना चाहिए। अगर उल्टा बोलो तो प्रोमोटर के पास मैक्सिमम 75% शेयर्स होने चाहिए। तो अक्वायरर मान लीजिए एक पर्सन है, अब वो 75% से ज़्यादा शेयर्स ले रहा है, तो सीधा सा मतलब है अगर आप 75% ज़्यादा शेयर्स अकेले ले लेंगे, इट मीन्स आप उस लिस्टेड कंपनी की जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 25% से कम हो जाएगी। 25% से कम होते ही इस कंपनी को डी लिस्ट होना पड़ेगा। अब चूंकि इतना शेयर्स लेने के बाद अक्वायरर ही इस कंपनी का नया ओनर है, तो अक्वायरर को ही इस कंपनी का क्या करवाना पड़ेगा? एग्जैक्टली डी लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, है ना। अगर अक्वायरर चाहता है 75% से ज़्यादा होल्डिंग अपने हाथ में रखना, तो अगर वो चाहता है ये कंपनी लिस्टेड रहे तो उस केस में अक्वायरर को 75% से ज़्यादा शेयर्स नहीं लेना चाहिए, उसको अपनी एक्विजिशन 75% पे ही रोक देना चाहिए, है ना।
तो देखो इसी के ऊपर है ये, देखो आप अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम, ठीक है। डी लिस्टिंग ऑफर, अब देखो डी लिस्टिंग ऑफर के अंदर क्या है कि सेबी टेक ओवर कोड का रेगुलेशन नंबर 5A ने अलाउ किया है कि अगर कोई अक्वायरर 75% से ज़्यादा शेयर्स ले ले तो वो चाहे तो इसी सेबी टेक ओवर कोड के अंदर ही उसका डी लिस्टिंग, उस टारगेट कंपनी का डी लिस्टिंग भी करवा सकता है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रेगुलेशन एंड द डी लिस्टिंग रेगुलेशन। देखिए जब भी आप डी लिस्टिंग की बात करेंगे तो कौन सा रेगुलेशन लगेगा, डी लिस्टिंग रेगुलेशन 2021। आप जानते हैं नया वाला रेगुलेशन आ गया है ना। और एक दीज रेगुलेशन मतलब सेबी सास्ट रेगुलेशन, सेबी टेक ओवर कोड। तो बोला कि अभी तक जितना भी मैंने एग्जैक्टली आपने पढ़ा है इस रेगुलेशन के अंदर या डी लिस्टिंग रेगुलेशन के अंदर, इसको अब आपको मानने की जरूरत नहीं है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको अब आप समझिए। तो रेगुलेशन 5A क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। रेगुलेशन 5A का कहना है कि अगर अक्वायरर चाहे और मालूम चला अक्वायरर ने मालूम चला चाहे रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 के अंदर, चाहे रेगुलेशन 4 के अंदर, चाहे रेगुलेशन 5 के अंदर, मालूम चला 75% से ज़्यादा शेयर्स ले लिया, तो याद रखिएगा अक्वायरर अगर चाहे तो टारगेट कंपनी का डी लिस्टिंग है ना, डी लिस्टिंग ऑफर लाके इसी रेगुलेशन के अंदर कर सकता है। इसका मतलब सेबी सास्ट रेगुलेशन के अंदर ही वो उस टारगेट कंपनी का डी लिस्टिंग भी करवा सकता है ना। इसका मतलब ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं डी लिस्टिंग नहीं करवाना तो आप अपनी होल्डिंग 75% पे रोको, लेकिन 75% से ज़्यादा अगर एक्विजिशन करोगे तो डी लिस्टिंग कराना ही पड़ेगा। हाँ, डी लिस्टिंग के लिए है कि आप इस रेगुलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज सेबी सास्ट रेगुलेशन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसी रेगुलेशन का इस्तेमाल करते हुए डी लिस्टिंग भी हो जाए तो याद रखिएगा इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये, इसको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट ये है कि अक्वायरर ने ऐसा इंटेंशन कि हम टारगेट कंपनी को डी लिस्ट करेंगे, वो उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट, जब ओपन ऑफर का वो पब्लिक अनाउंसमेंट ला रहे थे, डीपीएस ला रहे थे। आप सब जानते हैं जब भी टेक ओवर होता है तो ये दो डॉक्यूमेंट इशू होते हैं, पहले पब्लिक अनाउंसमेंट फिर डीपीएस। तो आपने पब्लिक अनाउंसमेंट और डीपीएस में पहले ही बता रखा था कि हम इस कंपनी का एक्विजिशन करने जा रहे हैं, एक्विजिशन में हम 75% से ज़्यादा शेयर्स ले लेंगे जिसकी वजह से डीलिस्टिंग की लाइबिलिटी अराइज होगी और हम इसकी डीलिस्टिंग कराएंगे इसी रेगुलेशन के अंदर। तो ये आपको पहले से बता देना है। अगर आप बाद में बता रहे हैं, जैसे आपने पूरा टेक ओवर कर लिया और बाद में आप बताने की कोशिश कर रहे हो, तो बाद में अगर बताने की कोशिश करोगे तो वो सफिशिएंट माना नहीं जाएगा। इसका मतलब हमेशा प्रायर आपको इंटीमेशन ही देना पड़ेगा। और इंटीमेशन सबको मतलब अगर आप पब्लिक अनाउंसमेंट में ये इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं या डीपीएस में ये इंटेंशन जाहिर कर रहे हैं, इसका मतलब पूरे पब्लिक को बता रहे हैं आप, है ना। तो पूरे पब्लिक को पहले से बता के रखना पड़ेगा, तभी आप इस रेगुलेशन के अंदर क्या कर पाएंगे, डी लिस्टिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप डी लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा प्रायर नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। चलिए बाकी अब चूंकि डीलिस्टिंग का भी, इसका मतलब आप जब डीपीएस लाएंगे या पब्लिक अनाउंसमेंट लाएंगे तो उसमें दो ऑब्जेक्टिव आपका दिखेगा। एक तो आप ओपन ऑफर लाएंगे जिसके थ्रू टेक ओवर करेंगे, और ओपन ऑफर के बाद आप डीलिस्टिंग कराना भी चाह रहे हैं। तो देखिए यहीं लिखा हुआ है द पब्लिक अनाउंसमेंट, डीपीएस या लेटर ऑफ ऑफर। आप जानते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो इशू होते हैं ड्यूरिंग ओपन ऑफर, है ना। उसमें एक तो ओपन ऑफर प्राइस होगा, आप जानते हैं ओपन ऑफर प्राइस रेगुलेशन 8 के हिसाब से तय होता है। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, ओपन ऑफर के लिए। किसके लिए, ओपन ऑफर जिसके थ्रू टेक ओवर हो रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, टेक ओवर हो रहा है। और दूसरा आपको इंडिकेटिव प्राइस देना पड़ेगा फॉर डी लिस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको मालूम है कि हम इतना ज़्यादा शेयर ले जाएंगे जिससे कि डी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो इसलिए डी लिस्टिंग का अगर आप चाहते हैं सेबी टेक ओवर कोड के अंदर ही डी लिस्टिंग हो जाए, तो सेबी टेक ओवर कोड के डॉक्यूमेंट में ही, जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट है, डीपीएस है, लेटर ऑफ ऑफर है, उसी में आपको ओपन ऑफर का भी प्राइस दे देना है और डी लिस्टिंग का भी एक इंडिकेटिव प्राइस दे देना, फाइनल प्राइस नहीं, एक इंडिकेटिव प्राइस दे देना है। चलिए अब जरा ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपका डी लिस्टिंग ऑफर आएगा। क्या आएगा, डी लिस्टिंग ओपन ऑफर के बाद क्या आएगा एग्जैक्टली, डी लिस्टिंग ऑफर। अगर डी लिस्टिंग ऑफर किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं रहा, ये जो अभी सब रेगुलेशन 1 जो ऊपर पढ़ रहे थे वो सब रेगुलेशन 1 था, सब रेगुलेशन 1 के अंदर जो आप डी लिस्टिंग ऑफर लाए वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसका कारण ये 3 था। मालूम चला शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं मिला, मालूम चला स्टॉक एक्सचेंज का इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं मिला,
या मालूम चला डीलिस्टिंग रेगुलेशन के अंदर जो थ्रेशोल्ड बताया गया है वो थ्रेशोल्ड आपका अचीव नहीं हुआ। इन 3 कारणों के वजह से अगर आपका डीलिस्टिंग ऑफर फेल कर गया, सक्सेसफुल नहीं रहा, तो याद रखिएगा जहां फेल हुआ इन 3 कारणों से तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, 2 दिन के अंदर, 2 दिन कहां से गिनेंगे, जिस दिन आपका ये डीलिस्टिंग ऑफर फेल कर गया है, आपको हर वो न्यूज़पेपर जहां पे आपने डीपीएस छपवाया था उसमें आपको अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि हमारा पहला डीलिस्टिंग ऑफर क्या हो चुका है, अनसक्सेसफुल हो चुका है। ये आपको बता देना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर डीलिस्टिंग ऑफर तो हुआ नहीं, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा। तो सुनिए, आपकी होल्डिंग कितनी है भाई, 75% से ज़्यादा, और डीलिस्टिंग हुआ नहीं और डीलिस्टिंग होना चाहिए था, तो मामला तो गड़बड़ हो गया। तो उस केस में देखिए, अगर टारगेट कंपनी डीलिस्ट नहीं हो पाती है, ये सब रेगुलेशन 1 वाले डीलिस्टिंग ऑफर, मतलब पहला डीलिस्टिंग ऑफर, तो एक ऑप्शन और दिया जाएगा। उसका कारण ये है कि देखिए आप डीलिस्ट तो हो नहीं पाए, टारगेट कंपनी तो डीलिस्ट नहीं हो पाई, लेकिन अक्वायरर की होल्डिंग कितनी है, एक्सीडिंग द मैक्सिमम परमिसेबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग थ्रेशोल्ड। नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना होता है, मैक्सिमम 75%, मालूम चला उसकी 75% से ज़्यादा है, तो चिंता नहीं करना है, 75% से ज़्यादा आपकी होल्डिंग है तो आप रखिए, अभी तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। एक और अटेम्प्ट देंगे आपको हम, देखो फर्दर अटेम्प्ट टू डीलिस्ट, अगर अक्वायरर चाहे तो एक और अटेम्प्ट ले सकता है उस कंपनी को डीलिस्ट कराने का, लेकिन ये जो अगला अटेम्प्ट है, जो सेकेंड अटेम्प्ट है, ये आपको 12 महीने के अंदर ले लेना है। 12 महीने कहाँ से गिनेंगे, जिस दिन ओपन ऑफर कंप्लीट हुआ है, जिस दिन ओपन ऑफर कंप्लीट हुआ है उससे 12 महीने के अंदर अगर आप चाहें तो सेकंड अटेम्प्ट भी ले सकते हैं उस कंपनी को डिलिस्ट करने के लिए। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट क्यों लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आपकी होल्डिंग कितनी हो चुकी है, 75% से ज़्यादा। डीलिस्टिंग का पहला ऑफर आपने मारा, वो उन 3 वजहों से जो मैंने बताया अभी, वो अनसक्सेसफुल हो गया। तो चिंता मत करो, 12 महीने का टाइम दे रहे हैं हम फ्रॉम द ओपन ऑफर, आप चाहो तो एक और कोशिश कर सकते हो, है ना। और इस कोशिश में अभी आपकी जो होल्डिंग अगर 75% से ज़्यादा है तो रहने दिया जाएगा, अभी उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन मालूम चला जो फर्दर डीलिस्टिंग है, ये जो सेकेंड डीलिस्टिंग का आपने अटेम्प्ट किया है, ये तभी अब सक्सेसफुल माना जाएगा। थोड़ा सा अब ना ये कंडीशन स्ट्रिंजेंट कर देंगे, क्योंकि आप सेकेंड अटेम्प्ट है, जब जो आपको थ्रेशोल्ड बताया गया है सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन के अंदर, वो आपका थ्रेशोल्ड आपने अचीव कर लिया हो, और दूसरा जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसका कम से कम 50% आपके पास आ जाए, है ना। डीलिस्टिंग में क्या करते हैं, आप बाकी बचे हुए शेयर होल्डर को बोलते हैं कि हम तुम्हारे भी शेयर्स लेने के लिए तैयार हैं, तो पब्लिक में से कम 50% या उससे ज़्यादा लोगों ने आपको अपना शेयर्स दे दिया हो, तभी जाके ये फर्दर डीलिस्टिंग क्या माना जाएगा, सक्सेसफुल माना जाएगा। उसके बाद लेकिन मालूम चला वक्त बुरा था, और मालूम चला दूसरा ये जो फर्दर डीलिस्टिंग अटेम्प्ट है ये भी आपका क्या हो गया, फेल कर गया। तो देखो भाई, अब 2 ही अटेम्प्ट मिलेगा, 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब उस केस में अब आपको अपन, चूंकि देखिए आपकी होल्डिंग 75% से ज़्यादा है और डीलिस्टिंग आपका सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है, डीलिस्टिंग ऑफर फर्स्ट अटेम्प्ट किया वो बेकार हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट किया वो भी बेकार हो गया, तो अब नहीं। अब याद रखिएगा, अब आपको अपनी होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट जो है टारगेट कंपनी के अंदर, जो SCRR के अंदर लिखा हुआ है, वो आपको 12 महीने के अंदर, 12 महीने कहाँ से गिनेंगे, जहाँ से अभी देखो, अभी बोला था ना कि सेकेंड अटेम्प्ट ले सकते हैं आप ओपन ऑफर के 12 महीने के अंदर, मान चलो वो 12 महीने भी खत्म हो गए, तो 12 महीने खत्म होने से फिर एक और 12 महीना दे रहे हैं, लेकिन इस बार अब थर्ड अटेम्प्ट के लिए नहीं, अब आप अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आपकी होल्डिंग को आपको वापस घटा के 75% पे लाना पड़ेगा, और 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग इंश्योर करना पड़ेगा, मतलब अब ये कंपनी डिलिस्ट हो नहीं पाई, है ना। बात समझ में आ गया। बाकी यहाँ जब भी डिलिस्टिंग ऑफर आएगा, अब यहाँ का मतलब सेबी टेक ओवर कोड के अंदर आ रहा है, तो यहाँ जब भी डीलिस्टिंग ऑफर आएगा, जो डीलिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उसके भी प्रोविजन मुटैटिस मुटेंडिस अप्लाई होंगे। हाँ, जहाँ जहाँ इस रेगुलेशन ने कुछ अलग बोला हुआ है वहाँ तो नहीं, लेकिन जहाँ पे ये रेगुलेशन साइलेंट है या इस रेगुलेशन के साथ कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सेबी सैस्ट रेगुलेशन के साथ कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो वहाँ पे सेबी डीलिस्टिंग रेगुलेशन लगता रहेगा। ठीक है, तो यही था एग्जैक्टली रेगुलेशन नंबर 5A, जो एग्जैक्टली अब नया है, और ये है सेबी टेक ओवर कोड के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जैक्टली अमेंडमेंट था जो मैंने अभी आपको करवा दिया है। ये वाला नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम फिर से बोल दे रहा हूँ, CSNKJ CS क्लासेस।